यशवधर काका की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। वो बोली, अगर उसे किसी तरह पता चल गया कि तुम लोग वही हो जिसकी पुलिस को तलाश है तो मामला गड़बड़ हो सकता है। वो अगरचे अनपढ़ है, अखबार नहीं पढ़ सकता, मगर ऐसी खबरें तो जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। ये चर्चा तो आज शहर के बच्चे बच्चे की जबान पर होगा। अखबार में सूटकेस का भी जिक्र है और रात को जब तुम वापस आए थे तो यशवधर काका ने तुम लोगों के पास ये सूटकेस भी देखा था। हो सकता है कि उसे मैं संभाल लूँगा। मैंने उसकी बात काट दी। सूटकेस तो उसने देख लिया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या है। बेहतर होगा कि इसमें ताला डाल दिया जाए। शशावरी ने कहा, मैं एक छोटा सा ताला ले आई हूँ, किसी शॉपिंग बैग में रखा है। रत्ना ने कहा, और तुम्हें इनमें से कोई चीज़ पसंद हो तो ले सकती हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं रोकूंगी। उसने सूटकेस की तरफ इशारा किया। तुम्हारी हमदर्दी और मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ है दीदी। शशावरी ने ये बात कही तो रत्ना से थी, मगर देखा मेरी तरफ था। रत्ना मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसने नोटों की एक गड्डी निकाल कर कपड़े रख दिए और सूटकेस बंद कर दिया। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आई है तो वो हमारे पास अमानत है। वो उठते हुए बोली, जब चाहो ले लेना। उसने बरामदे में चारपाई पर रखे हुए एक शॉपिंग बैग में से छोटा सा ताला निकालकर सूटकेस को लगा दिया। मैंने सूटकेस उठाकर चारपाई के नीचे पीछे करके रख दिया। सूटकेस यहाँ महफूज है। मैंने शशावरी की तरफ देखा। हम में से कोई ना कोई हर वक्त यहाँ मौजूद तो रहता है, इसलिए चोरी का कोई खतरा नहीं है। शशावरी ने जवाब दिया। हम तीनों कमरे से निकलकर बरामदे में चारपाई पर बैठ गए। रत्ना के आने से पहले शशावरी चहक रही थी, मगर अब वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। शायद वो सोच रही हो कि हकीकत जानने के बाद हमारी हिमायत करके उसने कुछ गलत तो नहीं किया। रत्ना बाजार से लाई हुई चीज़ें संभालने लगी और मैं शशावरी के पास बैठा रहा। मैं बातों में उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था ताकि हमारे बारे में प्रागंदा ख्यालात उसके जहन से निकल जाएं। एक बात बताओ, शशावरी मेरी तरफ देखते हुए बोली, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम मुझे तन्हा तो नहीं छोड़ दोगे? नहीं शशावरी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तो तुम्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया है और मुखलिस दोस्तों को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये तुम रत्ना को देख रही हो? मैंने रत्ना की तरफ इशारा किया, जो एक प्लेट हाथ में उठाए कमरे से बाहर आ रही थी। हम दोनों की दोस्ती भी ऐसी ही है। हमने हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है और यही वजह है कि अब तक हम महफूज हैं। तुम भी आड़े वक्त में हमारे काम आई हो। हम तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? रत्ना ने चारपाई पर बैठते हुए प्लेट सामने रख दी। उसमें वो तली हुई मछली थी जो वो बाजार से लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि दोपहर के खाने के साथ खाएंगे, मगर इसकी खुशबू से सब्र नहीं हो पाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम मछली खाने लगे। वाकई बहुत लजीज थी, साथ ही बातें भी हो रही थीं। शशावरी अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी और वो फिर पहले की तरह चहकने लगी। शायद हमारी बातों से उसकी तसल्ली हो गई थी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। रत्ना ने मुझे इशारा किया कि मैं शशावरी को बातों में बहलाए रखूं, जबकि वो खुद दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद शशावरी भी उठकर उसका हाथ बटाने लगी। मैंने अखबार उठा लिया। अब तक मैंने सिर्फ हेडलाइन देखी थी। शशावरी से बातों में उलझकर अखबार पढ़ा ही नहीं था। हमारे बारे में शाया होने वाली वो खबर बड़ी दिलचस्प थी। बेला ने पुलिस में जो बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई थी, उसके मुताबिक वो इस वक्त घर में अकेली थी कि हम दोनों पिस्तौल ताने बंगले में दाखिल हो गए। उसी दौरान घर की मुलाजिमा वहां आ गई। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो नाजी ने उसे गोली मार दी। बेला ने यह भी बयान दिया था कि कुछ अर्सा पहले नाजी और रत्ना ने माउंट अब्बू के एक जैन मंदिर से कुछ कीमती जेवरात चुराए थे, जो एक झड़प के दौरान बेला के कब्जे में आ गए। बेला उन जेवरात को सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहती थी, मगर दीगर मसरूफियात की वजह से उसे मौका नहीं मिल सका। गुज़िश्ता रात वो दोनों यानी मैं और रत्ना उसके बंगले में घुस आए और मुलाजिमा को कत्ल करने के बाद बेला को रस्सियों से बांध दिया
और जेवरात वाला सूटकेस लेकर फरार हो गए। इस मेन स्टोरी के साथ ही 2-3 और छोटी छोटी खबरें भी थीं। एक खबर ये थी कि बेला की कार जय पैलेस होटल की पार्किंग से मिल गई थी, जिसे एक हसीन औरत वहां छोड़कर गई थी। पार्किंग में रत्ना का जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में भी लिखा था। पुलिस के बयान के मुताबिक वो दोनों यानी हम बेला के बंगले से उस कार में फरार होकर जय पैलेस होटल की तरफ आए थे। उस औरत ने अपने साथी को दूर उतार दिया और कार होटल के पार्किंग एरिया में छोड़कर वापस चली गई और दोनों किसी ऑटो या टैक्सी में बैठकर किसी और तरफ निकल गए। पुलिस शहर भर की टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों से पूछगिछ कर रही है। उन खबरों के खिलावा आतंकवादी कौन हैं के उन्वान से फ्रंट पेज पर एक और स्टोरी भी छपी थी, जिसमें माउंट आबू के वाकयात के हवाले से मेरे और रत्ना के बारे में कुछ तफसील बताई गई थी और मकराना के नवाह में वाक़ मोटील में होने वाली तबाही का जिम्मेदार भी हमें ही ठहराया गया था। और आज ये भी बताया गया था कि हम मकराना में 2 ब्लैक कैट कमांडो समेत 4 आदमियों को कत्ल करने और मकराना के नवाही में पहाड़ पर वाक़े एक बंगले में कई अफराद को जिंदा जलाने के बाद फरार होकर जयपुर आ गए थे। यहाँ कई रोज रूपोश रहने के बाद हमने फिर अपनी तकरीबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी थीं। बेला के बयान के हवाले से एक खदशे का इजहार भी किया गया था कि जेवरात का सूटकेस हासिल करने के बाद हम इस शहर से फरार होने की कोशिश करेंगे। इसलिए न सिर्फ शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई थी, बल्कि शहर के बदनाम और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही थी। मैं अखबार पढ़ने में मुनहमिक था कि अपने करीब किसी की मौजूदगी को महसूस करके चौंक गया। सर उठाकर देखा तो शशावरी चाय का मग लिए खड़ी थी। उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। अरे चाय, मैंने सीधा होकर बैठते हुए कहा। मैं तो रोटी का इंतजार कर रहा था और तुम चाय ले आई। रोटी आज देर से मिलेगी। दीदी ने कहा कि तुम्हें चाय दे दूं। शशावरी ने जवाब दिया। उसके होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मैंने उसके हाथ से मग ले लिया। शशावरी मेरे करीब ही चारपाई की पट्टी पर बैठ गई। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, इस वक्त उसके चेहरे पर संजीदगी थी। कहो क्या बात है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं तकरीबन 1 साल से यशवदर काका के साथ रह रही हूँ, शशावरी कह रही थी। वैसे तो वो हर लिहाज से काबिले एतमाद है, लेकिन अगर उसे किसी बात पर शुबा हो जाए तो मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करता है। एक मर्तबा एक आदमी इस क्वार्टर की बाड़ के करीब से गुजर गया था। यशवदर काका को शुबा हुआ कि शायद वो क्वार्टर में से निकल कर गया है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने लाइल्मी का इजहार कर दिया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ। इत्तेफाक से 2-3 दिन बाद वही आदमी उसे दोबारा नजर आ गया। यशवदर काका ने उसे पकड़ लिया। उसने बात बनाई कि वो पेशाब करने के लिए झाड़ियों के पीछे चला गया था। यशवदर काका ने बड़ी मुश्किल से उसकी बात का यकीन किया था। क्या उसे तुम पर किसी किस्म का शुबा था? मैंने पूछा। हाँ, शशावरी ने सर हिला दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे किसी बात पर शुबा हो जाए तो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो लोगों से रात वाले वाक़े के बारे में सुनेगा तो उसे ये भी पता चलेगा कि इस वाक़े के जिम्मेदार एक औरत और एक मर्द थे, जिनके पास एक सूटकेस भी था और उन दोनों को जय पैलेस होटल के आसपास अलग अलग देखा गया है। और तुम लोग भी आधी रात के करीब वापस आए थे और तुम्हारे पास भी एक सूटकेस था। कहना क्या चाहती हो? मैंने उसे घूरा। हो सकता है उसे सूटकेस पर शुबा हो जाए, शशावरी ने कहा। वो सूटकेस खोल कर देखना चाहे। सूटकेस गायब तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता मेरा मशवरा ये है कि इसमें से नकदी और जेवरात निकालकर कहीं और छुपा दिए जाएं। कपड़े सूटकेस ही में रहने दिए जाएं। यशवदर काका इसरार करे तो उसे सूटकेस खोलकर दिखा दिया जाए। अगरचे अहमकाना सोच थी, मगर उसके मशवरे पर अमल करने में कोई हर्ज भी नहीं था। हो सकता है यशवदर के जहन में कोई ऐसी बात भी आ जाए, मगर ये चीज़ें कहाँ छुपाई जाएंगी? मुझे तो इस क्वार्टर में ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती। मैंने कहा, ऐसी जगह है और बहुत महफूज जगह है। इस मर्तबा शशावरी ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम दोनों के तकिए जेवरात और नोटों के बंडल कपड़ों में लपेटकर तकियों में भर लो। इससे महफूज और कोई जगह नहीं हो सकती। शशावरी वाकई ज़हीन थी। इस क्वार्टर में कोई कीमती चीज़ छुपाने के लिए उससे ज़्यादा महफूज कोई और जगह हो ही नहीं सकती थी। मैं फौरन ही उठकर अंदर आ गया। रत्ना इस वक्त चौकी पर बैठी आटा गूंद रही थी। मैंने उसे शशावरी की तजवीज़ बताई और फिर फौरन ही उस पर अमल शुरू कर दिया। सूटकेस में मेरे कपड़ों के अलावा रत्ना की 3-4 साड़ियाँ भी थीं। नोटों के बंडल और जेवरात आधे आधे करके 2 साड़ियों में लपेटकर 2 तकियों में इसी तरह रख दिए गए कि किसी किस्म का शुबा ना हो सके। बाकी कपड़े सूटकेस ही में रहने दिए गए, जिनके बारे में कहा जा सकता था कि मेरे दोस्त के हैं, जिसने मुझे सूटकेस रखने को दिया था। शशावरी का ये फैसला बर वक्त और सही साबित हुआ था। यशवधर काका उस रोज 4 बजे के करीब म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से वापस आया तो शशावरी को एक तरफ ले जाकर देर तक सरगोशियां करता रहा। मैं और रत्ना इस वक्त अपने कमरे में थे। शशावरी यशवधर को वहां ले आ गई। दीदी, शशावरी ने कहा। उसके चेहरे पर ब्राह्मी के आसार नुमाया थे। इस सूटकेस में क्या है जो रात को तुम लोग लेकर आए हो? वो मेरे एक जानकार का सूटकेस है जिसमें उसके कपड़े वगैरह होंगे, और क्या। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रत्ना के बजाय मैंने जवाब दिया, मैं वो सूटकेस देखना चाहती हूँ, खोलकर। शशावरी ने बदस्तूर ब्राह्मी का इजहार करते हुए कहा। मैंने रत्ना की तरफ देखा। रत्ना ने सूटकेस चारपाई के नीचे से निकालकर चारपाई पर रख दिया और ताला खोल दिया। शशावरी ने सूटकेस का ढकना खोला और उसमें रखे हुए कपड़े एक एक करके चारपाई पर डालती चली गई। उसने सूटकेस की पिछली जेबें भी उलट दीं, मगर उनमें भी कुछ नहीं था। तसल्ली हो गई यशवधर काका। वो यशवधर की तरफ मुड़ गई। क्षमा कर दो बेटा, मुझे वहम आ गया। यशवधर काका ने नदामत भरे लहजे में जवाब दिया। क्या बात है? मैंने पूछा। कुछ नहीं, यशवधर काका को वहम हो गया था कि सूटकेस में नोटों के बंडल और सोने के जेवरात भरे हुए हैं। शशावरी ने कहा। मैंने कहा ना बेटा, वहम हो गया था। मैंने तुम्हारे मेहमानों पर शक किया, मुझे क्षमा कर दो। यशवधर काका ने कहा। मैं समझ गया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यशवधर काका ने शायद किसी से इस खबर के बारे में सुना होगा। मैंने अखबार उठा लिया और यशवधर काका को हम पर शुबा हुआ होगा। ये भी अच्छा हुआ कि काका की तसल्ली हो गई। यशवधर काका, मैं उसकी तरफ घूम गया। हम भी हिंदुस्तानी हैं, इस देश के रहने वाले हैं। देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। ऐसा कोई आतंकवादी मेरे हाथ लग जाए तो उसकी टांगे चीर कर रख दूंगा। धन्यवाद। यशवधर काका बोला। एक बात है बेटा, ये देश है तो हम हैं, देश नहीं तो कुछ भी नहीं। सच कहते हो यशवधर काका, मैंने कहा और फिर रत्ना की तरफ देखते हुए बोला। अरे भाई, यशवधर काका को चाय तो पिलाओ, थका हुआ आया है। हाँ बेटा, मैं चाय तो जरूर पीऊंगा, यशवधर काका ने कहा। मैं जरा पार्क का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। यशवधर बाहर चला गया और शशावरी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब तो उसे हम पर शक नहीं होगा। मैंने पूछा। सूटकेस के हवाले से तो उसकी तसल्ली हो गई है, लेकिन उसके मन की बात हम में से कोई नहीं जान सकता। वैसे मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में तुम लोगों को कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा, शशावरी ने कहा। यशवधर की बातें सुनकर मैं भी चौंक गया था। मुमकिन है उस वक्त उसकी तसल्ली हो गई हो, लेकिन बाद में किसी भी वक्त उसके दिल में कोई शुबा जन्म ले सकता था और वो बात हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। और मैंने पहले उसके जहन में ऐसी कोई बात आए, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारे जहन में ऐसी कोई जगह है जहां हम 2-4 रोज़ गुजार सकें? मैंने शशावरी की तरफ देखते हुए कहा। अंबर में एक ऐसी जगह है, शशावरी ने जवाब दिया। मेरी एक दोस्त है, वो भी टूरिज्म गाइड है। सुबह दफ्तर जाकर उससे बात करूंगी, उस पर एतमाद किया जा सकता है। मैंने कहा, किसी हद तक, शशावरी ने जवाब दिया। अंबर ही राजस्थान का दारुल हुकूमत हुआ करता था। कबाइल ने सदियों वहां बैठकर इस खित्ते पर हुक्मरानी की है। वहां बेशुमार तारीखी इमारतें हैं। वहां टूरिज्म की एक ब्रांच भी है जिसकी इंचार्ज नंदनी है। उसकी रिहाइश भी अंबर ही में है। दफ्तर के स्टाफ में सिर्फ 2 अफराद शामिल हैं,
एक नंदनी और दूसरा उसका मातहत गुप्ता। नंदनी पटियाला की रहने वाली है। वो बास टूरिस्ट को अपने क्वार्टर में रिहाइश की जगह भी दे देती है और तुम्हारे ऑफिस को उसका पता नहीं चलता। मैंने पूछा। सब जानते हैं, शशावरी ने कहा। वो चूंकि पुरानी मुलाजिमा है, बड़े ऑफिसर्स की मुंह चढ़ी भी है, इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा है? मैंने पूछा। उसका क्वार्टर अलग थलग है, किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं, शशावरी ने जवाब दिया। तो फिर हमें वहाँ कब जाना होगा? मैं कल सुबह पहले दफ्तर जाऊंगी, फिर अंबर, उससे बात करके आऊंगी। मुमकिन है हम कल शाम से पहले पहले वहां चले जाएं। शशावरी मजीद कुछ कहना चाहती थी, मगर यशवधर को आते देखकर खामोश हो गई। चाय तैयार हो चुकी थी। हम सब ने इकट्ठे बैठकर चाय पी। तुम्हें दफ्तर में क्यों बुलाया था यशवधर काका? शशावरी ने पूछा। अगले हफ्ते म्यूनिसिपल कमिश्नर पार्कों का मुआयना करेंगे, इसलिए सबको बुलाया था कि अपने अपने काम पर ध्यान दिया जाए। जिससे कोई गफलत हुई उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम तो वैसे ही सुबह से शाम तक पार्क में काम में मसरूफ रहते हो, तुमसे क्या गफलत होगी? देख लेना, तुम्हारा पार्क पहले नंबर पर आएगा, शशावरी ने कहा। चाय के दौरान इस किस्म की बातें होती रहीं और फिर यशवधर पार्क में चला गया। अगले रोज शशावरी सुबह सवेरे ही अपने दफ्तर चली गई। गुलाबी रंग की साड़ी में उसका हुस्न कुछ और भी निखर आया था। ये साड़ी उसके सरकारी ड्रेस में शामिल थी, जिस पर दाईं तरफ सीने पर ITDC इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन का बैज लगा हुआ था। शशावरी की वापसी 5 बजे के करीब हुई थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। इस वक्त यशवधर मौजूद नहीं था। काम हो गया, शशावरी ने हमारे करीब आते हुए कहा। अब सूरत हाल ये है कि तुम दोनों में से एक को अभी मेरे साथ जाना होगा। मैं उसे अंबर छोड़ कर आऊंगी, दूसरा कल सुबह टूरिस्टों के साथ बस में जाएगा। तुम रत्ना को इस वक्त छोड़ाओ, मैं सुबह चला जाऊंगा, मैंने कहा। रत्ना ने फौरन अपने कपड़े समेट लिए और एक तकिया भी बगल में दबा लिया। यशवधर के आने से पहले ही वो दोनों पिछली तरफ से क्वार्टर की तरफ से निकल गईं। इस मर्तबा शशावरी की वापसी शाम 7 बजे के करीब हुई थी। उसके हाथ में कपड़े का एक थैला था जिसमें कुछ चीजें भरी हुई थीं। उसने वो थैला मेरे कमरे में चारपाई के पीछे रख दिया। यशवधर ने रत्ना के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने बात बना दी। आज सुबह तुम यहाँ नहीं थे तो रत्ना का एक रिश्तेदार हमें तलाश करता हुआ यहाँ पहुँच गया था। हम उनके यहाँ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जिद करने लगा, इसलिए रत्ना 5 बजे के करीब उनके यहाँ चली गई। 1-2 दिन बाद शायद मैं भी चला जाऊं। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।